चलिए स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था अगर आपके पास क्या कहते हैं एक सोलेनाइड हो, सिंगल ना, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है सोलेनाइड के अंदर, वो कितने के बराबर होती है? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच के बराबर ना। और अगर इसके अंदर एक और सोलेनाइड हो, एक और सोलेनाइड हो इसके अंदर ना, तो इसके अंदर नेट फील्ड डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? नेट फील्ड। और वो नेट फील्ड जो होगी इन दोनों कॉइल्स के अंदर, अगर ये पैरामैग्नेटिक है याद है या फेरोमैग्नेटिक है, तो दोनों की करंट जो बाहर वाली कॉइल है और अंदर वाली कॉइल है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होगी अगर पैरा या फेरो है। और अगर डाया होता है तो बाहर वाले के किधर अपोजिट फ्लो होती है ना। तो मान लेते हैं हम फेरो के लिए यूज कर, तो इन दोनों की इन दोनों में करंट क्या होगी? सेम डायरेक्शन में। और फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी तो ऐड होगी। सॉल्व करके हमने देखा था कितने के बराबर आया था? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच के बराबर ना। और मैंने यहां पे एक बात बताई थी कि ऐसे आप याद रखिएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू एच, ये जनरल फार्मूला है ना। अगर अकेला सोलेनाइड होगा तो यहाँ पे म्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ पे बी नॉट हो जाएगा। और अगर सोलेनाइड के अंदर सोलेनाइड होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच। और ये वाली चीज क्या कहलाती है? ये वाली चीज को नाम दिया था, क्या कहते हैं? म्यू एम ना, यही होता है। अब आज हमें पढ़ना है अगला टॉपिक, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या पढ़ना है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, यहां से आज की क्लास शुरू होती है। परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ना। ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है ये किससे दिखाई जाती है? म्यू आर से। किससे दिखाई जाती है? म्यू आर से ना। आपने इलेक्ट्रोस्टैट में रिलेटिव परमिटिविटी सुना था, पढ़ा था। अब यहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये क्या होता है? म्यू मीडियम डिवाइड बाय म्यू नॉट, क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। यहां तक क्लियर रहेगा? म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। अच्छा, एक फार्मूला और आ सकता है, यहां से देखिएगा ध्यान से, समझ। अगर आप म्यू एम रखते हैं तो म्यू एम कितने के बराबर है? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। और म्यू नॉट डिवाइड में होगा तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा क्या? 1 प्लस जीटा ना, ये बचेगा। 1 प्लस जीटा को क्या बोल सकते हो आप? रिलेटिव परमिएबिलिटी ना। एक और फार्मूला हो सकता है, अगर आप बी नेट डिवाइड बाई बी नॉट कर दें, बी नेट डिवाइड बाई बी नॉट कर दें। अच्छा, बी नेट देखिए कितने के बराबर है? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच। इसको डिवाइड करिए म्यू नॉट एच से, म्यू नॉट एच क्या हो जाएगा? कैंसिल आएगा, यही ना। तो ये फार्मूला हो गया किसका? रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसको लिख लीजिए, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये कल तक पढ़ा चुका हूं मैं, इतना आपको लिखना है आज, ठीक है? समझ आ रही ना बात? ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, म्यू मीडियम डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है?
देखें लिख चुके, इसमें क्या 2 लाइन लिखनी थी। अगला क्वेश्चन इस पे करते हैं। पहला देखिएगा ये क्वेश्चन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99। ससेप्टिबिलिटी जीटा, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? जीटा होता है द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, द परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, परमिएबिलिटी मीडियम की पूछ रहा है ना, मटेरियल की, तो म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू मीडियम डिवाइड बाई म्यू फ्री स्पेस का। ये म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी किसकी? फ्री स्पेस की, और ये किसकी है? मीडियम की ना। अब आपसे म्यू एम पूछ रहा है, तो म्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। और मुझे लगता है सबको पता है म्यू नॉट की वैल्यू। म्यू नॉट की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर। ये तो आपको पता है। बचा क्या? म्यू आर। म्यू आर कितने के बराबर होता है? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ना। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितना है? कितना है? 99। तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100। तो म्यू आर की वैल्यू कितना हो गई? 100। और म्यू नॉट की वैल्यू कितना? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कौन सा सही हो जाएगा? बस सही होगा। ठीक, हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा। अच्छा, इसमें पहचान के मुझे बताओ, आई पूछ रहा है या एच पूछ रहा है? आई किसे बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। और एच किसे बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा, ये ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है जीटा, क्या दिया हुआ है? जीटा किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। और ये क्या दिया हुआ है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। ये एम्पियर मीटर इनवर्स है, कल मैंने बताया है। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों की यूनिट यही होती है। अब आपको पहचानना है, यहां से पढ़िए, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या पूछ रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज। जब मैग्नेटाइजेशन किसी चीज से वर्ड लगाओ तो मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है आई पूछना, और मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? एच पूछना। ये कल बताया था। मैग्नेटाइजेशन मतलब आई, भले ही उसके साथ इंटेंसिटी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मतलब आई, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब एच। समझ आ रही ना? तो चलिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। ससेप्टिबिलिटी कितना दी हुई है? 3 इंटू 10⁻⁻4। और एच की वैल्यू कितना है? ये किसकी वैल्यू है? एच की। 4 इंटू 10⁻⁻4। तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10⁻⁻8। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। तो हो गया ना। अब देखो अगला, इसको देखो। ए सोलेनाइड एज ए मटेरियल। देखो सब लिखने पे चले गए, पहले समझ लो। ए सोलेनाइड एज ए मटेरियल, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर इज इक्वल टू 20। म्यू आर कितना है? 20। इफ सोलेनाइड हैज 100 टर्न्स पर मीटर, 100 टर्न्स पर मीटर दिया हुआ, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सबसे पहला क्या पूछा है? मैग्नेटाइजेशन।
मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। ससेप्टिबिलिटी का जुगाड़ मैं कर सकता हूं म्यू आर से। म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। म्यू आर कितना दिया हुआ है, 20 इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। तो जीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ससेप्टिबिलिटी 19। तो यहां पे कितना हो जाएगी ससेप्टिबिलिटी 19। बचा क्या आपका, एच। एच का जुगाड़ मैं करता हूं। एच कैसे निकलता है, एच मैंने कल पढ़ा था, एच को बोलते हैं आई एफ। याद करिए, कॉपी में लिखा हुआ है, एच को क्या बोलते हैं, आई एफ। और इसका सीधा सा फार्मूला बताया था, टोटल फ्री करंट, टोटल एन आई एफ, टोटल फ्री करंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ। देखिए कॉपी में यही लिखा है ना। अरे ये वाली चीज क्या होती थी, टोटल फ्री करंट, और ये क्या होता था, लेंथ, कल वाली क्लास में ना। अच्छा इतना हिस्सा बताइए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, 100 इंटू आई एफ, करंट कितना दी हुई है फ्री, 1 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा ना। तो यहां पे रख दो 100, तो कितना हो जाएगा 1900। यूनिट क्या होती है, सॉरी एम्पियर मीटर माइनस, हाँ। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखिए दूसरा मेरे ख्याल से निपट चुका है। मैग्नेटाइजेशन के बाद क्या पूछा था, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप एच निकाल चुके हो ना, फिर मैग्नेटाइजेशन भी हो चुका, दो चीजें हो गई। अब तीसरा क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहां बॉक्स में निकाल देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड बी नेट पूछा है ना, बी नेट। तो अंदर मटेरियल हो तो क्या होता है, म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। एच की वैल्यू कितना है 100, म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो ना, म्यू नॉट कितने के बराबर होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और ससेप्टिबिलिटी कितना है 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20। बी नेट निकाल सकते हो यहां से, ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ठीक। ए बार मैग्नेट हैज मेड ऑफ स्टील हैज मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट, मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मास और डेंसिटी से क्या निकल सकता है, वॉल्यूम। क्या निकल सकता है, वॉल्यूम। और पूछा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइट, मतलब आई पूछा है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है 2.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाई रो। मास कितना है, मास कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -3। और डेंसिटी कितना है 7.9 इंटू 10 टू द पावर 3 ना। ये +3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो कितना हो जाएगा 6.6 डिवाइड बाई 7.9, और ये ऊपर जाएगा तो -3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6.6 ना, और ये जो 10 की पावर -6 है ये नीचे रहेगा ना, और डिवाइड बाई 7.9 कहाँ लिख सकते हो, बस आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू है 2.5 इंटू
7.9 डिवाइड बाई 6.6 और 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +6 ना। अच्छा 7.9 को आप सॉल्व करते वक्त 8 ले सकते हो अप्रोक्स, आंसर आ जाए। समझ आ रहे ना? अगला देखिए, find the percentage increase in magnetic field B when space between the current carrying टोराइड। टोराइड को मैंने क्या बोला है आपको, टोराइड को आप क्या कंसीडर कर सकते हो, सोलेनाइड, टाइटली बाउंडेड सोलेनाइड ही क्या होता है, टोराइड होता है। बस सोलेनाइड का ये सर्कुलर फॉर्म है, ऐसा सर्कुलर फॉर्म। परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड when the space between the current carrying toroid is filled with aluminium, the susceptibility of the aluminium is इतना। आपसे क्या पूछा है, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना परसेंट इंक्रीज करेगी, तो एक मिनट, मैं परसेंटेज के बारे में आपको कई बार जिक्र कर चुका हूं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसमें पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले इनिशियली कुछ मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, ये इनिशियल यहां पे लिखेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा फाइनल ना। मतलब इनिशियल से कितना एक्स्ट्रा है मैग्नेटिक फील्ड ना, एक्स्ट्रा का ही तो परसेंटेज पूछा है, एक्स्ट्रा का ही क्या पूछा है परसेंटेज। तो परसेंटेज पूछा है तो इनटू क्या कर दोगे। मैकेनिक्स पढ़ाते वक्त कई दफा मैंने आपके मार्क्स को लेकर के कि कैसे एग्जाम में आता वो सब समझा चुका हूं, समझ आ रहे ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड ना, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, जब कोई सोलेनाइड खाली होता है तो उसके अंदर फील्ड कितना होती है, μ0H, यही होता है। और ये B कितना हो जाएगा, μ0H। अच्छा जब सोलेनाइड के अंदर मीडियम आ जाएगा, कोई चीज आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, μ0 1 प्लस जीटा इंटू H इंटू क्या हो जाएगा 100। अच्छा ऊपर से कुछ कॉमन हो रहा है, μ0H कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस जीटा, और यहां से क्या बचेगा -1 डिवाइड बाई μ0H इंटू क्या 100। ये परसेंटेज इंक्रीज इन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ना, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। μ0H क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो परसेंटेज इंक्रीज इन B कितना आ जाएगा, जीटा इंटू 100। जीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितना है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, बस आंसर हो जाएगा। हो गया ना। हेडिंग डालिए डायामैग्नेटिक मटेरियल। देखो हमेशा मैं क्या करता था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता था, न्यूमेरिकल करा देता था ना, ठीक है। लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला, ऐसा कुछ होने वाला है ना, तो इसलिए पहले थ्योरी निपटा देते हैं ना और सीधा न्यूमेरिकल इकट्ठा कर लेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं, ठीक, और थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, तो इसमें कोई बहुत वो नहीं है, तो इकट्ठा नहीं तो फिर उतना रिदम नहीं बन पाएगा ना। तो चलिए हेडिंग डालिए। कल मैंने एक चीज़ आपको इंट्रोडक्शन दी थी, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आज उनको मतलब पूरा डिटेल में देखेंगे। तो हेडिंग सबसे पहले क्या होगी, डाया
मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल ना। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका एक एटम जो होता है, एक एटम ना, एक एटम जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। कैसे इलेक्ट्रॉन रखता है? पेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। एक इधर घूम रहा है तो दूसरा इधर घूमता है। इसकी वजह से दो डाइपोल मोमेंट बनता है, एक किधर बनता है ऊपर और एक किधर बनता है नीचे। तो इसका एमनेट क्या होता है? जीरो। एमनेट क्या होता है? जीरो होता है। तो इसके हर एटम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल हो आपके पास, डायामैग्नेटिक मटेरियल हो आपके पास, तो इस मटेरियल के हर एटम के पास कोई डाइपोल नहीं होगा। मटेरियल का भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एमनेट क्या होगा? जीरो। ये पढ़ाया था कल, समझ आ रही ना बात? अब देखिए, इसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। किस में रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे आप, डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल इकलौता मटेरियल है जो क्या करेगा? इस फील्ड का अपोज करेगा। क्या करेगा? मैंने बताया था कल, डायामैग्नेटिक मटेरियल बाहर वाली कॉइल में अगर ऐसे करंट बह रही तो अंदर वाले में उल्टा बहेगी। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो अगर आप देखोगे डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा? इस फील्ड का क्या करेगा? अपोज करेगा। और अपोज बहुत ज्यादा नहीं करता, थोड़ा सा करता है। क्या करता है? थोड़ा सा करता है। एक मिनट सुनना, डायामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड के अंदर क्या करेगा? क्या करेगा? फील्ड का अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो यहां से एक बात समझ आती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, तो एक चीज आप समझिए, जैसे मान लेते हैं ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये कैसा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड का क्या करता है बताइए? फील्ड का क्या करता है? अपोज करता है। तो अपने अंदर से फील्ड निकाल करके किधर से कर देगा? किधर से कर देगा इन फील्ड्स को? बाहर से। किधर से कर देगा? इन फील्ड को किधर से कर देगा? अंदर से निकाल करके बाहर से कर देगा ना। एकाध फील्ड ऐसे अंदर से पास हो जाएगी, एकाध फील्ड ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अपोज नहीं करता। कैसा करता है? थोड़ा बहुत करता है। क्या करता है? थोड़ा बहुत। तो जो इसके अंदर से फील्ड आने वाली थी वो किधर से चली जाएगी? कुछ लाइनें किधर से चली जाएंगी? बाहर से। अच्छा, ये दो लाइनें कैसी दिख रही हैं? कहां से आनी चाहिए थी? अंदर से। लेकिन इनको मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये फील्ड लाइन का क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। समझ आई बात? क्लियर रहेगा? अब देखना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ना। एक चीज आती है सबसे पहले, ससेप्टिबिलिटी। क्या आती है? ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक मटेरियल की ना। तो ससेप्टिबिलिटी समझने से पहले एक फार्मूला हमने कल पढ़ा था, वो क्या था? I इज इक्वल टू जीटा इंटू एच। एच क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। I क्या है? मैग्नेटाइजेशन। तो एक बात मैं आपको बता दूं यहीं पे कि I और H ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब आप देखना ध्यान से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? एक मिनट सुनो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। अब मैग्नेटाइजेशन किधर हो रहा है? अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लस है तो मैग्नेटाइजेशन कैसा है? समझ आ रही ना बात? तो इसमें माइनस दिखना चाहिए ना। तो माइनस दिखने के लिए इस फार्मूले में ये जो जीटा होता है वो कैसा हो जाना चाहिए? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। और ये क्या होता है? जीटा की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? स्मॉल होती है। कैसी होती है? स्मॉल होती है। नेगेटिव और क्या होती है? वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल होती है तो आपको ये जानने की
जहन में आएगी बात कि यार कितनी होती होगी ना जीटा की वैल्यू। तो जीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के कहां तक होती है, -1 के बीच में होती है। कितने के बीच में होती है, -1 के बीच में होती है। जीटा की वैल्यू कितना होती है, 0 से लेकर के -1 के बीच में होती है। अब आप समझिएगा 0 से लेकर के -1 के बीच में होती है, इसका मतलब आप समझ रहे हो जीटा की वैल्यू जो हो सकती है -0.1, -0.2, -0.3, ऐसे कहां तक, 1 तक नहीं, -1 से पहले और 0 के बाद, इसके बीच में होगी। ये बात जरूर लिख लीजिएगा, ना 0 होगी ना -1 होगी, इसके बीच -1 होगी तो मटेरियल दूसरा हो जाएगा, अभी पढ़ाऊंगा मैं। समझ आ रही ना बात। तो -1 से पहले और 0 के, अच्छा -1 से पहले क्या होगा, -0.9। आपकी जानकारी के लिए बता दूं -0.9 बड़ा होता है -1 से। तो ये नहीं कह सकते कि 1 से कम और 0 से ज्यादा। समझ पा रहे हो ना, ये समझने के लिए इनफ है कि 0 से लेकर के कितने के बीच में होगा, -1 के बीच में होगी ससेप्टिबिलिटी। अच्छा ससेप्टिबिलिटी पता चल गई। अच्छा आपको एक फार्मूला और पढ़ाया था, म्यू आर। म्यू आर कितने के बराबर होता है, 1 प्लस जीटा। अच्छा जीटा की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है नेगेटिव में, बहुत ही। तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी या 1 से छोटी, बोलो 1 से बड़ी होगी या, अबे ये वैल्यू माइनस में है ना, तो माइनस में है तो 1 से क्या आएगी, कम। तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन क्या होती है, 1। क्या होती है, लेस देन। तो 3 बातें मैंने पढ़ाई। पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो जो फील्ड लाइन उसके अंदर से पास होनी थी उनको क्या कर देगा, रिपेल करके बाहर, पूरी लाइनों को नहीं करेगा लेकिन थोड़ा बहुत कर देगा रिपेल। ठीक। दूसरी बात, इसकी जीटा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, और कहां से कहां तक होती है, 0 से कितने, -1 के बीच में, ना 0 होती है ना -1। ठीक है। और तीसरी बात, म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। इतना कर लीजिए डाया में। देखो 0 क्यों नहीं हो सकती पता है ना, रीजन, पॉजिटिव निगेटिव होनी चाहिए ना। कैसी होनी चाहिए, जीटा की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। अब -1 को सुपर कंडक्टर बोलते हैं, तो इसलिए डायामैग्नेटिक मटेरियल एक क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है, वो देखेंगे। समझ गए कि नहीं। 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, निगेटिव ना। और जीटा की वैल्यू अगर -1 हो जाती है तो क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर। और उसके पहले क्या है, डाया में, सुपर कंडक्टर भी डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। सुपर कंडक्टर भी क्या होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। एक मिनट, इसको सही से लिख देता, जीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी, और क्या होगी, -1 के क्या हो सकती है, बराबर, या -1 से क्या होगी, बड़ी। जीरो नहीं हो सकती ना। और अगर जीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, -1 के, तो क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर। क्या कहलाता है, रहेगा डायामैग्नेटिक ही लेकिन वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन। ठीक है। क्लियर रहेगा। और ये वाला लिख लीजिएगा, लिख चुके हैं। चलो अगली चीज देखिए।
ठीक है, देखो नेक्स्ट चीज, अगर किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, किसमें रखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिए ना, और ये मटेरियल कैसा है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक ना। आपको एक बात पता है, ये फील्ड का क्या करता है, अपोज करता है। अगर ये फील्ड का अपोज करता है ना, इसका अपोज करता है फील्ड का, और ये मैग्नेट का भी अपोज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके करीब में मैग्नेट लाओगे तो मैग्नेट का भी क्या करेगा भाई, फील्ड का अपोज कर रहा है तो मैग्नेट का भी क्या करेगा, अपोज ही करेगा। तो इसके नेचर में क्या है, अपोज है। तो अब देखिए, अच्छा ये बताओ, मैं आपको ये बात पढ़ाया हूं ना, जहां पे क्राउडिंग ज्यादा होती है वहां पे फील्ड ज्यादा होती है, और जहां पे क्राउडिंग कम होती है वहां पे फील्ड क्या होती है, कम होती। तो यहां पे फील्ड ज्यादा है और यहां पे फील्ड क्या है। और एक बात बताऊं, जब किसी को आप रिपेल करोगे तो वो भी तो आपको रिपेल करेगा। तो यहां पे फील्ड ज्यादा है तो यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, और यहां पे रिपल्शन क्या होगा, जहां पे फील्ड कम है वहां पे रिपल्शन कम होगा। तो जहां पे क्राउडिंग ज्यादा वहां पे फील्ड ज्यादा, जहां पे फील्ड ज्यादा वहां पे रिपल्शन ज्यादा। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो मैग्नेट कहां, ये मटेरियल कहां जाएगा बताइए। अच्छा, आपको अगर कहीं पे रिपल्शन ज्यादा लग रहा है और कहीं पे आपको रिपल्शन कम लग रहा है, तो आप कहां जाना पसंद करेंगे, जहां कम रिपेल हो, जहां पे कम धक्के मिले उधर ही तो जाओगे। तो कहां से कहां जाएगा, ये कहां से कहां जाएगा, हायर मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि हायर पे धक्के क्या लगेंगे, ज्यादा। तो ज्यादा से किधर जाएगा, कम की तरफ जाएगा ना, समझ आए। तो ये कहां जाएगा, हायर मैग्नेटिक फील्ड टू, हायर मैग्नेटिक फील्ड टू, मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मटेरियल, कौन सा मटेरियल, डायामैग्नेट। क्या कर रहे हो तुम लोग, तो इधर जाएगा ना, इधर की तरफ, हायर से लोअर की। चलो अगला करते हैं। हो गया, अगला हेडिंग डालिएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल ना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या खासियत होती है, ओए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही डाइपोल मोमेंट होगा ना। तो इसका मतलब सिंगल एटम के पास क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता सिंगल एटम के। लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो, क्या हो, मटेरियल हो, तो मटेरियल होगा तो एक डाइपोल ऐसे होगा, तो दूसरा ऐसे होगा, तीसरा इस तरह से होगा, ऐसे ना। ऐसे होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा पूरे मटेरियल का, जीरो होगा। एम नेट क्या होगा, एटम के पास होगा लेकिन पूरे मटेरियल के पास नेट क्या होगा, जीरो। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, किस में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में,
मैग्नेटिक फील्ड में जब रखोगे आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे आपने पढ़ा है डाइपोल क्या कर जाते हैं, डाइपोल क्या कर जाते हैं, एलाइन कर जाते हैं किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। किधर एलाइन कर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या कर जाते हैं, एलाइन कर जाते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एलाइन कर, अच्छा पिछला डायामैग्नेटिक था, तो डायामैग्नेटिक ने क्या किया था, अपोज। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब सबसे पहले ये इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये फील्ड को, अच्छा ये कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो ये फील्ड को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डाया में अपोज हुआ था, पैरा में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर किसी मटेरियल को, और वो कैसा हो, पैरा, वो कैसा हो, पैरा हो, तो पैरा वाला क्या करेगा, फील्ड को क्या करेगा, बाहर जाती हुई फील्ड को क्या करेगा, ये खींच लेगा अपनी तरफ ना। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, एक मिनट, ये कौन सा मटेरियल है, पैरा है। सुनो सुनो एक मिनट, ये पैरा है। अगर यही फेर्रो होता, जानते हैं क्या होता, यही चीज फेर्रो में भी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइपोल एलाइन होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डाइपोल एलाइन होते हैं। तो बहुत ज्यादा डाइपोल एलाइन होंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा मतलब इन दोनों को भी अंदर से खींच लेगा। नहीं समझ पाए, तो पैरा का बड़ा भाई है कौन, फेर्रो, उसके अंदर खींचने की ताकत क्या है, ज्यादा। समझ पा रहे हो। तो अच्छा ये बताओ, अब आप उस पे आ जाते हैं जीटा पे, किस पे आ जाते हैं, जीटा पे। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, जीटा इंटू एच। अच्छा ये बताओ, इस बार इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ साथ स्मॉल होगा, जैसे उसमें था। कैसा होगा, स्मॉल होगा। एक मिनट सुनना, स्मॉल का मतलब क्या है, पिछले में भी स्मॉल था। जीटा का मतलब होता है ये मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है, अच्छा इसमें 4 ही दिख रहा है ना, अभी फेर्रो होता तो यहां पे लाखों दिखते इस तरफ। क्या दिखते, तो एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती। मतलब ये है क्या, एक्स जीटा है क्या, जीटा, जीटा ससेप्टिबिलिटी है। ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या बताती है कि मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है या कम। तो डायामैग्नेट में भी जीटा क्या था, कम, और पैरा में भी क्या है, कम। उसमें अपोज में था तो माइनस में था, इसमें सपोर्ट में है तो प्लस में। तो मैग्नेटाइजेशन दोनों में क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जीटा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। तो अगर स्मॉल होती है तो म्यू आर कितने के बराबर होता है, बताइए, म्यू आर कितने के बराबर होता है, 1 प्लस जीटा ना। अच्छा जीटा की वैल्यू कैसी है बताइए, पॉजिटिव, और कैसी है साथ साथ में स्मॉल। तो 1 से बड़ी आएगी कि नहीं म्यू आर की वैल्यू है ना। तो एक बात बताइए, डाया में म्यू आर की वैल्यू क्या थी, 1 से कम, और इसमें क्या है म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा। हाँ यहां पे 1 1 से थोड़ा क्या होगी, ज्यादा होगी। म्यू आर की वैल्यू 1 से क्या होगी, ज्यादा। समझ आ रही ना बात। तो मैग्नेटाइजेशन चाहे डायामैग्नेटिक में हो चाहे पैरा में, होता कैसा है, कम होता है। एक अपोजिट में होता है डाया में, और इसमें क्या होता है, सपोर्ट में होता है। तो सपोर्ट में होता है तो प्लस, अपोजिट में होता है तो डाया में कैसा हो जाता है, माइनस जीटा की। क्लियर रहेगा, कर लीजिए इसको। ना यहां तक क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, अच्छा ये क्या कर रहा है, फील्ड को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी जीटा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है और बहुत छोटी होती है। और म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ये 3 बातें हो गई इसकी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए, पैरामैग्नेटिक को इसमें रखा जाए,
नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर किसको रखोगे, पैरामैग्नेटिक को, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, किसको रखोगे आप, डाइपोल को, वो डाइपोल कह रहा हूं, ये कौन सा मटेरियल है, पैरा। अगर पैरा को आप रखते हो तो एक बात बताइए, इसका क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन। अच्छा, जहां पे फील्ड ज्यादा होगी वहां पे अट्रैक्शन, तो यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा और यहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, कम। तो आप कहां जाना पसंद करोगे, जहां पे अट्रैक्शन क्या हो, ज्यादा हो। तो आप किधर से जाओगे, लोअर फील्ड से हायर फील्ड। तो यहां पे क्या लिख लोगे, लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू, लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू, लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू हायर मैग्नेटिक फील्ड। बस ना, लिख चुके आप, अब तो लिख लेना चाहिए। तो ये किधर से किधर जाएगा, लोअर इधर है, ऐसे आएगा ना, ठीक। अब देखो, मैं इसी में पैरा निपटा, वो फेर्रो निपटा देता हूं तो ज्यादा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया से। पिछले पेज पे चलते हैं, देखिएगा। पैरा की जगह पे हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, फेर्रो, फेर्रो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल, फेर्रो मैग्नेटिक हो गया आपकी हेडिंग ना। ये वैसा ही होता है जैसे पैरा का होता है। पैरा के पास भी एक एटम के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। इसके फेर्रो के पास भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। लेकिन पूरे मटेरियल के पास डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, बस इसमें फर्क देखिएगा क्या आ जाएगा। इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो इसमें बहुत सारे डाइपोल क्या हो जाएंगे, एलाइन हो जाएंगे, बहुत सारे डाइपोल एलाइन हो जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे डाइपोल एलाइन। पिछले वाले में क्या थे, बहुत कम थे। तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, इधर सेम फील्ड की डायरेक्शन में है ना, तो फील्ड भी और मैग्नेटाइजेशन दोनों किस में है, एक डायरेक्शन में। तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, बट स्मॉल की जगह पे क्या हो जाएगी, लार्ज या हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समझ आ रही ना बात। या ऐसे कह लीजिए, ये कैसी होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी ना। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी है। हाँ, रुक जाओ, ये क्लियर है ना। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये क्या होता है, म्यू आर, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो इस बार ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, मच मच ग्रेटर, 1 से मच मच ग्रेटर देन हो जाए। अच्छा, ये बताओ, ये जो फील्ड लाइन बाहर से जा रही थी वो कहां से जाने लगेगी, कहां से जाएगी, अंदर से पास होने लगेगी, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये लाइन कहां से पास होने लगेगी, ये पैरा की जगह पे क्या हो जाएगा, पैरा की जगह पे क्या हो जाएगा, ये आई ना। पैरा की जगह पे क्या हो जाएगा, ये फेर्रो हो जाएगा, फेर्रो मैग्नेटिक, और फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगे ना। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा ना। एक मिनट, एक बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा, सुनना मेरी बात। डायामैग्नेटिक में क्या होता है, रिपल्शन, और पैरा में क्या होता है, अट्रैक्शन, और फेर्रो में भी क्या होता है। लेकिन पैरा और फेर्रो के अट्रैक्शन में फर्क है, पैरा वाला वीक अट्रैक्शन है और फेर्रो वाला स्ट्रॉन्ग, फेर्रो वाला
स्ट्रॉन्ग। तो जानते हैं एक वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड में आप गलती मत कर देना, फीबली अट्रैक्टेड। फीबली मतलब वीक, क्या वीक। तो पैरा में कैसा होता है, वीक अट्रैक्शन, कैसा होता है, वीक। तो वीक को क्या बोलते हैं, फीबली, FEEBLY ना, फीबली अट्रैक्शन। अच्छा डाया में क्या होगा, फीबली रिपल्शन, और फेरो में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ना। तो फीबली वर्ड का मतलब क्या होगा, वीक। फीबली मतलब वीक, आप कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, फीबली मतलब वीक। अगर वर्ड यूज करता है तो डाया में क्या होता है, फीबली रिपल्शन होता है, और पैरा में क्या होता है, फीबली अट्रैक्शन होता है, और फेरो में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ठीक है, इसकी लाइट जला देते हैं। यहां तक हो जाने के बाद ये वाली लाइन भी लिख लीजिए, ये वाली, ये पैरा की जगह पे क्या हो जाए, फेरो। तो जो पैरा के लिए है वही क्या होगा, फेरो के लिए। फेरो कहां से कहां तक जाएगा, लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू हायर मैग्नेटिक। हो गया, एक मिनट। अब एक बार रिपीट करिएगा हमारे साथ, सुनना। अगर आपके पास डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो वो फील्ड का क्या करेगा, रिपल्शन। क्या करेगा, रिपल्शन ना। दूसरी बात आती है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, नेगेटिव। और क्या होगी, स्मॉल होगी, और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से -1 तक ना। और फिर उसके बाद ये अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर की तरफ जाएगा। ये हो गई किसकी बात, डायामैग्नेटिक की। अब आ जाते हैं पैरा की। पैरा में क्या होता है, फील्ड को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसका अट्रैक्शन फीबली होता है, वीक होता है, एज कंपेयर टू फेरो, फीबली होता है। तो फीबली अट्रैक्शन होगा फील्ड का, और साथ साथ में दूसरी चीज जीटा इसका कैसा होगा, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव, और स्मॉल होगी। और फिर उसके बाद हमने रिलेटिव क्या पढ़ा है, परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इसकी क्या होती है, 1 से ज्यादा, और डाया की 1 से क्या होती है, कम होती है ना। ये हो गया। और अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये किधर से किधर जाएगा, लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हायर मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी ही कहानी किसकी है, फेर्रो की। फेर्रो में क्या होगा, फील्ड लाइन का अट्रैक्शन होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा ना। अब दूसरी बात आती है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, वेरी हाई होगी और पॉजिटिव होगी। और आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी मच मच ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो किधर से किधर जाएगा, लोअर से हायर की तरफ। इतनी बातें हमने पढ़ाई ना। अब बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर की। किसकी बात कर लेते हैं, सुपर कंडक्टर। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ना। सुपर कंडक्टर जानते हैं किसका बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है किसका, है डायामैग्नेटिक का। किसका है, डायामैग्नेटिक का ना। डायामैग्नेटिक का बड़ा भाई है ये सुपर कंडक्टर। ठीक है, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है -1। कितना होती है, -1 होती है। तो ससेप्टिबिलिटी -1 होगी, तो परमिएबिलिटी कितने के बराबर होती है, 1 प्लस जीटा ना। और जीटा की वैल्यू कितने के बराबर है, -1। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना।
इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये है सुपर कंडक्टर क्या, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, किसके अंदर रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपोज करेगा। क्या करेगा, स्ट्रांगली अपोज करेगा। जैसे पैरा का बड़ा भाई कौन था, वैसे डाया का बड़ा भाई कौन है, सुपर कंडक्टर ना। जैसे पैरा क्या करता था, सपोर्ट, तो फेर्रो क्या करता था, बहुत ज्यादा सपोर्ट। ऐसे ही डाया क्या करता है, अपोज, तो सुपर क्या करेगा, बहुत ज्यादा अपोज। समझ आ रही ना बात। अब बहुत ज्यादा अपोज करने से एक बात पता चलता है कि अगर इसको फील्ड लाइन में रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तो ये अपने अंदर से पास होने वाली सारी लाइनों को किधर निकाल के फेंक देगा, सारी लाइनों को किधर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। मतलब ये जो दोनों अंदर से पास हो रही है, ये लाइनें कहां से पास होंगी, अब किधर से पास होंगी, बाहर से। ये इसको क्या बोलेंगे, ये कहां से पास होगी, बाहर से ना। स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे उसमें फेरो में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता था, वैसे इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा। समझ आ रही है ना बात। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। सुपर कंडक्टर के लिए ससेप्टिबिलिटी कितना होती है, -1, और रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना होती है, 0। ठीक है। अगर परमिएबिलिटी 0 होगी, परमिएबिलिटी मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है ना, क्या है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, फील्ड का क्या है। तो अगर कोई सोलेनाइड है, ऐसे देखिएगा, बाहर क्या है, सोलेनाइड ना, और इसके अंदर सोलेनाइड है, इसके अंदर, एक मिनट फील करिएगा इस बात को, इसके अंदर एक सोलेनाइड है। यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना। बाहर वाला क्या बनाता है, फील्ड क्या बनाता है, जो किसके अंदर से पास होती है, रेड कलर वाला फील्ड बनाता है, जो किसके अंदर से पास होती है, ग्रीन कलर वाली। तो ये पासे नहीं होने देगा अपने अंदर से। अगर अपने अंदर से पास नहीं होने देगा तो इसके ग्रीन कलर वाले में करंट बह सकती है, मैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब ग्रीन कलर वाला, समझ आए। तो ये क्या करेगा, फील्ड का स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, रिपल्शन, फील्ड को अपने अंदर से पास होने ही नहीं देगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, पास ही नहीं होने देगा। समझ आ रही ना बात, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है क्या, आई नहीं, वो तो होगी, लेकिन जानते हैं क्या होगा, अपोज में होगी, ताकि नेट फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ पा रहे हैं ना। ये बाहर वाला किधर फील्ड बना रहा है, अंदर, तो वो किधर बनाएगा, अपोज में, ताकि नेट फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है। ये अपोज में इतनी फील्ड बनाएगा ना कि ये नेट फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए, अंदर से कोई फील्ड। समझ पा रहे हैं ना। चलो, तो सुपर कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है, डायामैग्नेटिक। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, चाहे पैरा हो, चाहे फेर्रो, चाहे जो हो, सब मटेरियल के अंदर डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत होती जरूर है, थोड़ा बहुत। डायामैग्नेटिक मतलब अपोज करने वाली। क्या, कोई ऐसा शख्स आप जानते हो जिसको 0% गुस्सा आती हो, अपोज करना मतलब गुस्सा, तो हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसी है, डायामैग्नेट के अंदर, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर तो होती ही है, लेकिन हर मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होती है। इसीलिए डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। क्या नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल। समझ आ रहा, कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा यूनिवर्सल पे। ये तो हो गया आपका क्या, सुपर कंडक्टर। ठीक है। अब एक टॉपिक और है, ठीक, हाँ, इसको लिख लो। अब पढ़ेंगे हम क्यूरीज लॉ। ठीक है, हो गया।
अगला टॉपिक देखिएगा, क्यूरीज लॉ ना, सुनना। क्यूरीज लॉ जो होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। किसके लिए होता है? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्यूरीज लॉ किसके अंदर होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। समझ गए? ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इक्वल आएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे टी आएगा। ये जो सी होता है, ये जो सी होता है, इसको बोला जाता है क्यूरीज कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? क्यूरीज कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर जब भी रखने की जरूरत पड़े, मैंने आपको बता दिया है कि केल्विन में रखना। किसमें रखना? केल्विन। ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किसके लिए? पैरामैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ? ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या करती है? डिक्रीज होती है। ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है? डिक्रीज करती है, ऐसे ना। लेकिन अब आप ये वाला ग्राफ पढ़ के गए, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है ससेप्टिबिलिटी, लेकिन पता चला नीट में ऐसे पूछा हुआ है, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस 1/T ना। तो अब जानते हैं क्या हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। कैसा है? ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अगर 1/T कर देगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? घटती है। मतलब मैग्नेटाइजेशन घट जाता है। क्या घट जाता है? मैग्नेटाइजेशन घट जाता है। हो गया? ये किसके लिए था? पैरामैग्नेटिक। अब क्या देखना है? फेरोमैग्नेटिक ना। पैरा हो गया, फेरो देखिएगा। फेरोमैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या सीन होगा? एक मिनट समझना मेरी बात को, यहां पे एक मिनट सीखना थोड़ा सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नेचर होता है, जब आपने एक चीज देखा, टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटाइजेशन घट रहा है। किसका? पैरामैग्नेट का। तो ऐसे ही फेरो का भी मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे फेरो का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है यार? मैग्नेटिक मूवमेंट पे। तो मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? घटेगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो डाइपोल ऐसे थे, मतलब क्या कहते हैं, जो एलाइन थे ना, वो बिखर जाएंगे। जो ऐसे थे ना यार, ऐसे लगे हुए हैं, आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, ये फेरोमैग्नेट के ऐसे फील्ड की लाइन में लगे होंगे, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेढ़े बेढ़े नहीं हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, घटेगा। अगर बहुत ज्यादा करोगे तो घटते घटते किसके पास, अपने छोटे भाई के जैसा हो जाएगा, पैरा के जैसा। क्या हो जाएगा? तो अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो हीट दे करके, क्या दे करके, हीट दे करके टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक टेम्परेचर आएगा टीसी। क्या आएगा? टीसी। और ये टेम्परेचर जो है टीसी, इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। और जानते हैं आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 780 डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रोक्स कितना होता है? 780 के पास होता है। तो अगर क्यूरी टेम्परेचर 780 के पास है, समझ आ रहे? अब जानते हैं इस पे, ये वो टेम्परेचर है जिस पे क्या होता है, फेर्रो किस में बदल जाता है? पैरा में। फेर्रो किस में बदल जाता है? पैरा में। समझ आ रही ना बात? तो ये टीसी कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर एट विच फेर्रो कैसा बिहेव करता है? फेर्रो बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फेर्रो कैसा बिहेव करने लगता है? पैरा। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। और आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? 780 अप्रोक्स 780 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप लोग इधर देखो। ठीक, यहां तक क्लियर है ना? समझ आया? तो अब आप बताओ, इसके लिए क्यूरीज लॉ किसके लिए होता है? सिर्फ पैरा के लिए। लेकिन अगर पैरा के लिए क्यूरी है तो एक बात सोचिए, 780 से आगे टेम्परेचर अगर होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? फेर्रो कैसा बिहेव करेगा? फिर वो रिलेशन यूज हो जाएगा ना, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक चीज आप समझिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू क्या होती है? c डिवाइड बाई, पिछले में क्या था? t। अब t की जगह पे क्या आ जाएगा? t माइनस टीसी आ जाएगा। नहीं समझ आया? टीसी कौन सा टेम्परेचर है? अगर आयरन की बात करें 780 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल के रखना है, 273 ऐड कर लो। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये 780 है। क्या है? तो 780 से ज्यादा अगर आप कर दोगे, ये C तो कांस्टेंट है, 780 से ज्यादा अगर ये वाला टेम्परेचर 800 कर दिया तो कितना डिफरेंस आएगा? 20। 801 कर दिया तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो कितना आएगा? 21। 802 कर दिया तो 22। 803 कर दिया तो इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? तो ये फार्मूला ये ना समझिएगा कि फेर्रो के लिए, ये फिर किसके लिए है? पैरा के लिए है। क्योंकि क्यूरीज लॉ किसके लिए है? तो ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टेम्परेचर। तो अब आप देखिए फेर्रो का ग्राफ देखिएगा, फेर्रो का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ना, पहले ये इस तरह से रहेगा ग्राफ, ऐसे यहां तक। कहां तक जानते हैं? ये कौन सा टेम्परेचर होगा? क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर के आगे देखना ध्यान से, पैरा वाला पिछला वाला ग्राफ देखिएगा, ऐसे है ना आगे, ऐसे इस तरह से ना। तो क्यूरी के आगे कैसा बिहेव करेगा? पैरा। और इससे पहले क्या था? ये यहां पे फेर्रो। और फेर्रो के लिए इक्वेशन नहीं पूछेगा, किसके लिए पूछेगा? पैरा तक ही है। समझ आ रही ना? तो ये भी इक्वेशन किसके लिए? पैरा के लिए। और ये पूरा ग्राफ किसके लिए है? किसके लिए है? फेर्रो के लिए। यहां तक कैसा है? फेर्रो। और इसके आगे कैसा है? पैरा। ठीक है। एक आखिरी बचा हुआ है, लिख चुके हैं ना? देखो, एक मिनट, एक बात बताना। अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो मैंने बताया था उसका ऐसे पिक्चर होगा ना, इस तरह से। इसके हर एटम कैसा होता है? डाइपोल जैसा नहीं होता। एमनेट क्या होता है? 0 होता है।
ये डाया हो गया, ये क्या हो गया आपका डाया। ऐसे ही किसको बताया था मैंने, पैरा। पैरा इस तरह से होता है ना, ऐसे होता है ना पैरा, इस तरह से होता है ना, पैरा ऐसे होता है। इसका भी एमनेट क्या होता है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है क्या होता है, जीरो। आपको पता है ओरिजिनल फेर्रो का, ये तो हो गया पैरा ना, फेर्रो का जो पिक्चर बनाया था इससे पहले वो ओरिजिनल नहीं था। अब देखेंगे ओरिजिनल पिक्चर इसकी, वो तो समझाने के लिए था, देखना ध्यान से। ये ऐसे होता है, इसके अंदर डोमेन होते हैं। डोमेन मतलब इस तरह से, ऐसे डोमेन होते हैं ना। डोमेन मतलब इसमें फील्ड ऐसे है ना, इस तरह से। इधर वाले में कैसी होगी, ऐसी होगी अपोज में ना। इसमें कैसी होगी, ऐसे नीचे। इसमें ऐसे मान लेते हैं ऊपर ना, देखना ध्यान से ना। अब देखो डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन क्या चीज, डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं आप अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। एक डोमेन मतलब इसके पास जितने एटम है सबका डाइपोल मोमेंट एक तरफ होगा। तो ये क्या हो गया, एक डोमेन। 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 तो इसमें जो एटम्स रहते हैं ना, वो किसमें रहते हैं, डोमेन के अंदर। एक जैसे वाले एक जगह हो जाते हैं, एक जैसे वाले एक जगह हो जाते हैं, एक जैसे वाले एक जगह हो जाते हैं। मतलब अपना ये किसमें रहते हैं, ग्रुप में। और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एक जैसे एटम ना। ये क्या चीज है, ग्रुप ऑफ एक तरह के एटम ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। लेकिन इसका भी एमनेट क्या है, एमनेट क्या है, जीरो ना। अब इसको किसके अंदर रख दो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये ध्यान से सुनना, इस पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है ना, उसको कल कराऊंगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है यही रहे सुबह, बढ़िया से समझिएगा। मेरे ख्याल से मेंस में पूछा है अभी जल्दी, बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दीजिए, किसके अंदर रख दीजिए। अभी एमनेट क्या है, जीरो। अब देखिए ये कैसे अलाइन होगा, ध्यान से समझिएगा। इसी पिक्चर को ऐसे बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना, इस तरह से बनाता हूं, बढ़िया से समझिएगा। ये ऐसे बना दिया, ठीक है। इसमें देखिए डाइपोल एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे है, और एक ऐसे है। अच्छा देखिए नेट जीरो है कि नहीं, नेट क्या है, इसी पिक्चर को ऐसे बना दिया तो नेट क्या है। हाँ एक चीज अपने दिमाग में एज्यूम कर लो, ध्यान से सुनो मेरी बात। इसका नेट क्या है, जीरो। इसको किसके अंदर रखिए अब, फील्ड के अंदर। और एक चीज आप जहन में बैठा लीजिए कि ये अकेला नहीं है, इसके जैसे कई हैं, ऐसे ग्रुप है। और इसके जैसे कई है, इसके जैसे कई है, इसके जैसे कई है। समझ आ रही ना बात। तो ये ग्रुप है सबका, खाली एक एक दिखा रहा हूं, कितना बनाऊंगा पिक्चर ना, समझ आ रही। अब इसको किसके अंदर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखोगे तो इस डोमेन के साथ क्या होगा, इस डोमेन के साथ ध्यान से देखिएगा, इस डोमेन के साथ क्या होगा। जो फील्ड की लाइन में कौन सा डोमेन है बताइए, फील्ड की लाइन में ये वाला ना। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी साइज क्या हो जाएगी। और जो फील्ड के अपोजिट है कौन सा है, ये वाला, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको जानते हैं ये डोमेन साइज घटना मतलब ये नहीं, इसमें इस डायरेक्शन वाले डोमेन बढ़ गए, मतलब इस डायरेक्शन वाले डाइपोल बढ़ गए। थोड़ा सा पिक्चर समझने की कोशिश करिएगा। जब फील्ड लगाओगे ना तो इस डायरेक्शन वाला ये डोमेन बढ़ना मतलब डाइपोल बढ़ना, क्योंकि इसमें मैंने एक ही दिखाया ना, है तो कई। तो अगर इसकी साइज बढ़ गई इसका मतलब ज्यादा डाइपोल इस तरफ हो गए, और ज्यादा डाइपोल इस तरफ हो गए तो मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज।
क्या हो गया, मैग्नेट है। तो इसको बोलते हैं डोमेन ग्रोथ। क्या बोलते हैं, डोमेन ग्रोथ। तो आपसे कोई पूछे पहला क्वेश्चन कि डोमेन ग्रोथ किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उस डोमेन की होती है जो फील्ड की लाइन में हो। तो पहला तरीका होता है मैग्नेटाइजेशन का, किसके, कौन से मटेरियल के, फेरोमैग्नेटिक। ये किसके लिए है डोमेन वाला कॉन्सेप्ट, किसके लिए है यार, फेरो के लिए। किसके लिए, ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डोमेन कॉन्सेप्ट। अगला सुनिएगा, एक तरीका क्या होता है मैग्नेटाइज करने का। आप अगर चाहो तो और क्लियरिटी के लिए ऐसे कर लो, तो मैग्नेटाइज हो गया कि नहीं हो गया, ज्यादातर डाइपोल फील्ड की तरफ हो गए ना, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन ग्रोथ कहलाएगा। समझ पा रहे हो ना, ये डोमेन ग्रोथ हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका समझिएगा, इस डोमेन का क्या करेगा, ये जो डोमेन थे ना, ये डोमेन की साइज ऐसे ही रहेगी, जो डोमेन थे ना इनकी साइज ऐसी ही रहेगी। बस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये देखना, ये वाला कैसा है डाइपोल, ऐसा है, इसमें ऐसे ही डाइपोल से, ये जो थोड़ा तिरछा था ना ये इस तरफ ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो इधर था ना ये ऐसे हो जाएगा ना, और ये वाला इधर था ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये ज्यादातर किधर हो गया, फील्ड की तरफ हो रहा है ना, क्या हो रहा है, फील्ड की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, डाइपोल ओरिएंटेशन ना। तो मैग्नेटाइजेशन कितनी तरीके से हो सकता है, फिर होगा दो तरीके से, या तो डोमेन ग्रोथ से, या तो फिर किससे हो सकता है, डाइपोल किसमें ओरिएंट हो रहा है, ये फील्ड की लाइन में। समझ आ रहे, किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की लाइन में। इसको लिख लीजिए, फिर आखिरी बात है बता के खत्म, ठीक। ये डोमेन वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए है, फेरो। अगर आपसे कोई पूछे डोमेन का कॉन्सेप्ट किसके लिए है, तो आप क्या जवाब दोगे, फेरो के लिए। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है एक डोमेन में एक ही डायरेक्शन के क्या होंगे, एक ही तरह के डाइपोल होंगे, ठीक है, है? डोमेन का मतलब, एक डोमेन का मतलब ये होता है कि इसमें जितने एटम होंगे सबका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, एक तरफ होगा, ठीक है। लिख चुके, बस एक छोटी सी बात है बस। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है, डोमेन ग्रोथ से, या फिर कैसे हो सकता है, डाइपोल ओरिएंटेशन से। डाइपोल अलाइन किधर करेगा, फील्ड की तरफ ना। चलो ये बात हो गई, अगली बात समझिएगा आखिरी। अब कौन सा बचा है, डाया का ग्राफ, क्या, डाया मैग्नेटिक का। तो पैरा में टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, घटता है, और फेरो में भी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, घटता है। बचा किसका, डाया का, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन घटना या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटना, दोनों बात क्या है, सेम। समझ पा रहे हो ना। मैग्नेटाइजेशन मतलब वही मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो आखिरी बात, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है
डाया मैग्नेटिक। ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डाया मैग्नेटिक के ना, टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी हो जाएगी? ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो होगा। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है डाया की? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नीचे कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? इसका मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। या ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। समझ आ रही? पैरा और फेर्रो में क्या होता है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज। डाया की कैसी रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, और किधर कांस्टेंट रहती है? माइनस में। क्लियर रहेगा? तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।